नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर एक ऐसे शख्स को पकड़ा गया है जिसने अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी दी थी। और ये धमकी दी गई थी लखनऊ के यूपी पुलिस के कार्यालय में, और कहा गया था कि मैं योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ा दूंगा क्योंकि वो मेरी कौम के खिलाफ है और मेरी कौम को मारना चाहते हैं। इसके बाद यूपी पुलिस ने इस आदमी का नंबर ट्रेस किया। मुंबई पुलिस का एटीएस से संपर्क किया गया और एटीएस ने जब खंगाला तो कामरान नाम का ये व्यक्ति महाड़ा इलाके में पकड़ा गया। और इसके बारे में पता ये चला कि पहले ये सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता था, इसको एक बीमारी हुई, उसके बाद इसका ऑपरेशन हुआ और उसके बाद ये घर पर ही रहने लगा और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र बन गया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के साथ साथ ये कुछ तमाम हरे और लाल चैनलों को भी देखा करता था। और उसके बाद इसके अंदर योगी आदित्यनाथ के प्रति नफरत पैदा हुई, जिसके बाद ये इस हद तक गुजर गया कि इसने फ़ोन करके व्हाट्सएप नंबर पर एक धमकी भरा मैसेज दिया कि वो योगी आदित्यनाथ को मार देगा। इससे पहले भी इसी तरीके की कई धमकियां योगी आदित्यनाथ को मिल चुकी हैं। अब उसके पीछे कारण क्या है ये भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, अब तक की जो सरकारें रही हैं, जो पिछले 10 से 15 सालों की अगर बात की जाए तो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर रही हैं। उसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति जो महाराष्ट्र का रहने वाला है, कभी उत्तर प्रदेश नहीं गया, उत्तर प्रदेश से उसका कोई लेना देना नहीं है, अगर उसके अंदर इस तरीके की नफरत पनप रही है तो ज़रूर ही उसके पीछे वो लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ न कुछ ऐसा बोलते रहते हैं जिससे लोगों के अंदर उनके प्रति घृणा पैदा हो, उनके प्रति वैमनस्य पैदा हो और उन्हें मरने मारने पर उतारू हो जाएं। ऐसा ही वाकया अभी फिर देखने को मिला जब शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एक जो संपादकीय लिखा, उसमें योगी आदित्यनाथ की तुलना हिटलर से की गई है। और ये कहा गया है कि जिस तरीके से हिटलर ने जो कैंप लगाए गए थे उनमें यहूदियों पर जितने अत्याचार किए थे, उसी तरीके के अत्याचार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों पर कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सामना के संपादक संजय राउत नाम के राज्यसभा एमपी को ये पता नहीं है कि पूरे भारत में अगर सबसे ज़्यादा कहीं पर योग कोरोना के खिलाफ अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ी गई है, प्रवासियों को अच्छी तरीके से निकाला गया है और छात्रों को भी दूसरी जगहों से लाया गया है या फिर उत्तर प्रदेश के आसपास फंसे हुए लोगों को दूसरी जगह भेजा गया है, तो उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना चारों तरफ हो रही है। उसके बावजूद अगर शिवसेना, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी रह चुकी है, उसके बावजूद इस तरीके की बात कर रही है, तो उसके पीछे कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया जा रहा है, उसके साथ साथ दूसरे प्रशासनिक कामों को भी निपटाया जा रहा है, आगे की योजनाओं पर काम हो रहा है, रोजगार के लिए काम हो रहा है, और तो और चाइना से आने वाली उन तमाम विदेशी कंपनियों के लिए भी तैयारियां की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र इस समय पूरे भारत में कोरोना पॉजिटिव मामलों में, कोरोना के मरीजों के मामलों में नंबर 1 पर बना हुआ है। और नंबर 1 पर बने रहने के बावजूद ये न तो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि अपने यहाँ से मरीजों को दूसरे राज्यों में जहाँ के वो रहने वाले हैं वहाँ पर कोरोना नेगेटिव दिखाकर भेज रहे हैं, जिसके बाद जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं उनमें लक्षण पनपने लगते हैं और उसके बाद पता ये चलता है कि वो पहले से ही कोरोना से पॉजिटिव थे। और ऐसे केस यूपी में अब तक 1000 से ज़्यादा आ चुके हैं। जो लोग मुंबई या महाराष्ट्र से प्रवासी मजदूर के तौर पर वहाँ काम करने के बाद वापस लौटे अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश में है, उनमें कोरोना के लक्षण पाए गए हैं और अस्पतालों में पता ये चला है कि वो पहले से ही कोरोना से पीड़ित थे। राज्य सरकार ने उनको छुपाया, वहाँ के अधिकारियों ने उसको छुपाया और इसका नज़ारा देखा जा सकता है जहाँ मुंबई और महाराष्ट्र जैसी जगहों पर जब मजदूरों को इकट्ठा करके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलती है तो वहाँ पर हजारों लोगों को आसपास बिठा कर लाइनें लगवा दी जाती हैं और एक दूसरे से चिपका कर उनको बिठाया जाता है और कुछ जाँच के नाम पर सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। और आज भी ऐसा ही नज़ारा महाराष्ट्र में देखने को मिला कि जब भिंडी बाजार या दूसरे इलाकों में ईद की खरीदारी के नाम पर हजारों लोगों की भीड़ लग गई, पुलिस वहां होते हुए भी कुछ नहीं कर पाई। कुछ लोगों ने मास्क लगा रखे थे और कुछ लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखे थे, लेकिन बाज़ारों में जिस तरीके की भीड़ भाड़ थी उससे स्पष्ट था कि कोरोना बढ़ाने में आज का दिन भी काम आएगा। और इसके संकेत आज खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी दे दिए हैं। उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि कोरोना के मामले आने वाले 15 दिनों में और बढ़ेंगे। यानी कि उद्धव ठाकरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो खुद सूचना दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में मामले बढ़ेंगे।
जबकि ज़्यादातर मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम कोरोना को कंट्रोल करेंगे, कोरोना कम होगा हमारे यहाँ, लेकिन ये उल्टा बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोरोना के मामले बढ़ने वाले हैं, लेकिन हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम कोरोना से लड़ेंगे। और वो लड़ाई किस तरीके से कर रहे हैं ये तो सबको दिखाई दे रहा है। हालांकि कहा यह जा रहा है, नवाब मलिक जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी गई है। मस्जिदों में 4 से 5 लोग ही नमाज अदा कर सकते हैं, ईदगाह में भी 4 से 5 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन कल की जब तस्वीरें आएंगी तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि महाराष्ट्र में किस तरीके से गुपचुप तरीके से ये छूट दी गई और कोरोना बढ़ाने में महाराष्ट्र की क्या भूमिका रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ये कहती नजर आ रही है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है उसका हमारी सरकार नहीं कहा जा सकता, वो शिवसेना की सरकार है। हमारी सरकारें कोरोना से लड़ने के मामले में अच्छा काम कर रही हैं और महाराष्ट्र की जो सरकार की जिम्मेदारी है वो उद्धव ठाकरे की है, हमारी नहीं। यानी कि कांग्रेस की तो रीति रहती है कि जब प्रशंसा की बात आए तो वो अपना सीना चौड़ा करके खड़े हो जाते हैं और अगर उनका उसमें कोई योगदान नहीं भी होता है तब भी वो कहते हैं कि आज की जो उपलब्धि है उसकी जो नींव रखी गई थी वो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी ने रखी थी। और जब उनके काले कारनामों की बुराई होती है, आलोचना होती है, सवाल उठाए जाते हैं, तब कांग्रेस कह देती है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, आज जो बैठा हुआ है, आज जो कर रहा है उसका लेना देना है। और महाराष्ट्र में तो सीधे तौर पर सरकार में शामिल होते हुए भी कांग्रेस अगर ये कहती है कि ये सरकार शिवसेना की है, जो जिम्मेदारी है वो शिवसेना की है, तो निश्चित तौर पर ये बताता है कि कांग्रेस को भी पता है कि महाराष्ट्र सरकार कोरोना से लड़ने की इस लड़ाई में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पीछे पिछड़ गई है। महाराष्ट्र एक तरफ ट्रेनों के द्वारा और हवाई जहाज के द्वारा जो यात्राएं होने वाली है उसको लेकर असमंजस की स्थिति में अभी तक उन्होंने कोई क्लियरेंस नहीं दी है। दूसरी तरफ जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की मौतें होती जा रही हैं और अस्पतालों में जो अफरा तफरी मची हुई है, वहाँ पर न केवल अस्पतालों के डॉक्टर इससे संक्रमित हो रहे हैं बल्कि जो पुलिसकर्मी व्यवस्था में लगे हुए हैं उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये जो संकेत हैं वो ये बताते हैं कि चाहे संजय राउत हो या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उन्हें दूसरे लोगों पर उंगली उठाने से पहले, दूसरों के ऊपर आरोप लगाने से पहले अपने राज्य की तरफ देखना चाहिए। अगर वो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या महाराष्ट्र के मुकाबले 3.5 गुने से ज़्यादा है। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में अभी तक जो संक्रमित मरीजों का संख्या है वो महाराष्ट्र की संख्या से 6वां हिस्सा भी नहीं है। उसमें भी 1000 से ज़्यादा, यानी कि अभी तक जो उत्तर प्रदेश में मरीज सामने आए हैं उसमें से 20% से ज़्यादा मरीज ऐसे हैं जो कि महाराष्ट्र या दूसरे प्रदेशों से आए हुए हैं, यानी कि प्रवासी मजदूर के तौर पर वहाँ रह रहे थे और उत्तर प्रदेश वापस लौटे। उसके अलावा जिस तरीके से जिस बयान को आधार बनाकर संजय राउत ने ये कहने की कोशिश की थी कि योगी आदित्यनाथ हिटलर की तरह हो गए, यहूदी की तरह प्रवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि जो लोग सड़कों पर चल रहे हैं, जो साइकिल से या ट्रकों के माध्यम से यात्राएं कर रहे हैं, पुलिस उन्हें रोके। लेकिन ये आधा बयान था। उसके अलावा जो कहा था योगी आदित्यनाथ ने वो ये था कि उन लोगों को रोककर उनके लिए आश्रय की, भोजन की व्यवस्था की जाए और बाद में उन लोगों को बसों के द्वारा उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। साथ ही साथ कई ऐसे मामले आए, हमें खुद लोगों ने फोन करके बताया कि वो साइकिल से जा रहे थे, वो पैदल से जा रहे थे, पुलिस वालों ने हमें रोका, 500 रुपए दिए और बस में बिठाकर हमारे स्थान तक पहुंचाया। तो सच्चाई ये है कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, वो मजदूरों को रोक नहीं रहा है। और रोक भी रहा है तो केवल इसलिए कि वो साइकिल से, ट्रक से या फिर दूसरे अन्य अवैध वाहनों से यात्रा न करें, बजाय वो ट्रेन से यात्रा करें या बस से यात्रा करें। और गलती से अगर वो ऐसा करते हुए मिल जाते हैं तो सरकार उन्हें भोजन भी उपलब्ध करा रही है, उन्हें आश्रय भी उपलब्ध करा रही है, उसके साथ साथ उन्हें भेजने का भी पूरा इंतजाम कर रही है। कोटा में जब छात्र फंसे हुए थे उसके बाद भी सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने अपने छात्रों को निकालने के लिए व्यवस्था की थी तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार थी, योगी आदित्यनाथ थे। उन्होंने हजारों बसें लगाकर कोटा में जो छात्र कोचिंग के लिए गए हुए थे उनको निकाला था, जबकि जिम्मेदारी बनती थी राजस्थान की सरकार की। अशोक गहलोत की जिम्मेदारी थी कि जो कोटा में प्रवासी छात्र फंसे हुए थे उन्हें उनके घर तक पहुंचाया जाए, क्योंकि उससे जो रेवेन्यू पैदा हो रहा था वो कोटा में पैदा हो रहा था। कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चल रहे थे, वहाँ तमाम तरीके की उत्पादक गतिविधियाँ चल रही थी, आर्थिक गतिविधियाँ चल रही थी और वहाँ लोगों को रोजगार मिला हुआ था। उसके बावजूद
ये सरकारें अपनी जिम्मेदारी से भागी। ऐसा ही स्थिति महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र से अगर मजदूर अपने अपने प्रदेशों को भागने के लिए इस हद तक परेशान है तो उसकी वजह यही है कि महाराष्ट्र में जो प्रवासी मजदूर हैं उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। सरकार उनको राशन उपलब्ध नहीं करा रही है और जो लोग किराए पर रहते हैं उन मकान मालिकों को भी सरकार ये इस बात पर राजी करने में नाकामयाब रही है कि वो उनसे 3-4 महीने का किराया न लें। यही स्थिति दिल्ली में हुई थी। दिल्ली से भी मजदूर इसीलिए भागे थे कि केजरीवाल की पार्टी ने पहले अफवाह फैलाई थी कि जो कोरोना का लॉकडाउन है ये 6 महीने तक चलेगा और उसके बाद जिस तरीके से किराएदारों के खिलाफ मकान मालिकों ने किराया मांगना शुरू किया था और दूसरी तरफ केजरीवाल ने कहा कि वो 8 से 10 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहा है, लेकिन भोजन उपलब्ध कराने की जो गिनती थी वो अभी तक 1 लाख पूरी नहीं हो पाई है और उसके साथ साथ जो भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है वो भी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। राशन देने की बात है तो अभी तक ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं है। 2-4% लोगों को ही अब तक 2 बार राशन मिला हुआ, अन्यथा ज़्यादातर लोगों को केवल अभी तक 1 बार राशन दिल्ली सरकार ने उपलब्ध कराया। यानी कि दिल्ली या महाराष्ट्र से जो लोग जा रहे हैं उत्तर प्रदेश, वो केवल इसलिए नहीं जा रहे कि उन्हें किसी और बात की चिंता है, बल्कि वो इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ की स्थानीय सरकारें उनको वो बेसिक चीज़ें उपलब्ध नहीं करा पाई हैं जिनकी उनको ज़रूरत है और उन्हें ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो उनके दुख दर्द को समझती है। जिस तरीके से पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लोगों को घर तक खाना उपलब्ध कराया जा रहा है, उसके साथ साथ जैसा कि घोषणा की थी उत्तर प्रदेश सरकार ने कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी दूसरे राज्य के रहने वाले लोग बसते हैं, प्रवासी हैं, उन सभी को राशन मिलेगा, उन सभी को वो सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी जो उत्तर प्रदेश के नागरिकों को मिल रही हैं इस कोरोना के लॉकडाउन के बीच में। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार ने जो कुछ किया है वो एक विलेन वाली भूमिका निभाई है और अब वो पूरी तरीके से उजागर हो चुकी है। जय हिंद, जय भारत।